ओके वेल, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर कहने से ज्यादा बेटर मैं ये कहूंगा कि एक सीक्वल या एक कंटिन्यूएशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक जो चैप्टर हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी की बात को हम यहाँ आगे कैरी कर रहे हैं। वी नो दैट के जब हम किसी मैकेनिकल तरीके से या किसी भी मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें ईएमएफ का इंडक्शन मिलता है, राइट? ये डिस्कशन अपना हो चुका था। ईएमएफ मिलता है या ईएमएफ का इंडक्शन मिलता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें करंट और वोल्टेजेस मिलने लगते हैं। अब ये जो करंट या वोल्टेजेस हमें मिलते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग मिलते हैं, कांस्टेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसे ऑर्डर में, जैसे सीक्वेंस में फ्लक्स चेंज होता जाएगा, उसी तरीके से, उसी वे में हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ हमें मिल रहा है या जो करंट हमें मिल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। एंड henceforth टू सम एक्सटेंट हमें अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिले, इस तरीके का कंसिडरेशन हम कर सकते हैं। ओके तो ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है या ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसे एसी सोर्स कहा जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लक्स में वेरिएशन आते जाएंगे, उसके रिस्पॉन्स में जो ईएमएफ डेवलप होगा, उसमें भी वेरिएशन होते जाएंगे। अब वो मैथमेटिकली एक रिलेशन हम बना सकते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम अगर है तो उस वक्त ईएमएफ कितना है एंड सो ऑन। तो ये सारा डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट का है। बट ओवरऑल एक बात तो हमें समझ आ गई ना कि इफ वी डू चेंज द फ्लक्स with respect to time, we may get an induction of EMF. We may get an induction of current. That EMF, that current, we may call it as an AC source, AC power. Okay. अब ये जो अल्टरनेटिंग EMF हैं या अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, अगर हम इसे कुछ सर्किट्स में ज्वाइन करें, जैसे कि कैपेसिटर्स को लगा दिया आपने, या रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया, या इंडक्टर, छोटी सी कॉइल होती है उसे इंडक्टर कहा जाता है, उसे ज्वाइन किया, या इन तीनों में से इन तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो जो सर्किटरी बनेगी, जो उसका एनालिसिस किया जाएगा, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमें कवर करना है। वेल, आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट कि ये बेसिक्स तो पता है ना आपको कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ का इंडक्शन होगा। यस 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 सर। ये तो पढ़ चुके थे हम पिछले लेक्चर में। अब इस चैप्टर में एक्चुअली हम उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के सर्किट्स देखने वाले हैं कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई करें तो फिर क्या क्या होगा। जस्ट लाइक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जिस तरीके से ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ की कंडीशन लगाते हैं, रेजिस्टेंसेस और अलग अलग कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट्स को डिजाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाएगा। लेकिन फर्क जो है वो सिर्फ इतना होगा कि आपको पावर सोर्स जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ अल्टरनेटिंग का मतलब जरा गहराई से समझिए। फिर एक बार मैं आपको दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर पे ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा सीक्वेंस बताइए आप मुझे, ठीक है, और जरा जल्दी से बताइए। किसी गिवन सिचुएशन में अगर हमने किसी तरीके से फ्लक्स को चेंज किया, then what is going to happen? Yes? किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर हमने किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, उसको वेरी किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। इंडक्शन ऑफ ईएमएफ मतलब सिंपल बात है, हमें वोल्टेज मिलेगा, है ना। मोटा मोटा हिसाब किताब करें तो हमें वोल्टेज मिलेगा। अब जरा सोचिए कि ये जो वोल्टेज हमें मिलेगा या ये जो करंट रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा, ये फ्लक्स के वेरी होने पर हमें मिल रहा है।
फ्लक्स के चेंज होने पर हमें मिल रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जो ये ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमें मिलेगा ये भी वेरिएबल कंडीशन का रहेगा, क्योंकि फ्लक्स में अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीज होता गया है तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में हमें यहाँ पर ईएमएफ मिलता गया है। तो जारी बात है जैसे रिस्पॉन्सेस फ्लक्स के वेरिएशन के होंगे, कुछ उसी तरीके के रिस्पॉन्सेस ईएमएफ के जनरेशन के भी होंगे। तो सिंपल सी एक बात समझ में आती है, क्या यहां पर हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ मिलेगा, क्या वेरिएबल मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ मिलेगा? वेरिएबल मिलेगा। तो ये जो वेरिएबल वर्ड है ना, कम ज्यादा होता हुआ, ठीक है, ईएमएफ तो जरूर मिलेगा लेकिन कम ज्यादा होता हुआ, उसके अंदर अल्टरनेटिंग कंडीशन आएगी, कभी बढ़ेगा, कभी एकदम कम होगा, कभी निगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल फ्लक्स भी वैसे ही होता है ना, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी जीरो हो जाता है। उसी तरीके से जो ईएमएफ डेवलप होने वाला है वो भी कभी पॉजिटिव होगा, कभी जीरो होगा और कभी निगेटिव होगा। तो उस ईएमएफ को हमें खास नाम देते हैं, हम उसे कॉल करते हैं एसी सोर्स, ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स। गॉट द पॉइंट? यस और नो? अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा या एग्जैक्टली ये कैसे होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम यहां पर इस चैप्टर में अपना वक्त उस पर नहीं देंगे। कुछ बिल्कुल बेसिक बातें मैं बताते हुए यहां पर शुरू कर रहा हूं। एसी जनरेटर कहा जाएगा उसे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कॉइल ले ली, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, फिर हमने कॉइल को मान लो घुमाना शुरू कर दिया, तो कॉइल की पोजीशन अगर चेंज होती जा रही है तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होता गया, और अगर फ्लक्स चेंज होता गया तो हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल कॉज द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। मैं फिर एक बार यहाँ पे ये बात कंफर्म करना चाह रहा हूं, आउटपुट में मिलने वाला ईएमएफ कांस्टेंट मिलेगा या वेरिएबल मिलेगा? यस, वेरिएबल। वेरिएबल। अब एक छोटी सी बात बेटा मैं आपके सामने करता हूं, एकदम फंडामेंटल बात, जरा समझो कि अगर मैं फ्लक्स को कुछ इस तरीके से लिखूं, फ्लक्स इज इक्वल टू एन ए बी कॉस ऑफ थीटा। एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ दैट कॉइल, ठीक है, याद आ रहा है जहन में, पिछले चैप्टर में हमने किया था, या इनफैक्ट उस पर काम चालू है अपना, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कर चुके हैं। बी का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा जो है ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का बनने वाला एंगल। अब सोचो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर हम चलते हैं तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, डी फाई बाई डी टी, करेक्ट है? यस और नो? यस सर। अब जस्ट फाई को रिप्लेस करिए उसकी गिवन इक्वेशन से, तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब गिवन सिचुएशन में बेटा हम ये कह सकते हैं कि n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो ये d बाई डी टी जो है ना ये सिर्फ कॉस ऑफ थीटा पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम हो सकता है कॉइल को घुमा रहे होंगे एज अ जनरेटर, कॉइल का रोटेशन करा रहे होंगे, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग विंड एनर्जी, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग अ वाटरफॉल एनर्जी, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग अ स्टीम प्रेशर, व्हाटएवर द मींस ऑफ रोटेशन इज, तो हमने घुमाया। अब मैथमेटिकली आप मुझे बताओ कि अगर मैं d बाई डी टी कॉस ऑफ थीटा कर दूं तो क्या होगा? यस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? sin theta. साइन थीटा, एक्चुअली माइनस साइन थीटा, या माइनस का भी एक रोल है, दैट विल सी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए जस्ट लाइक इग्नोर कर दें, तो हमें आंसर ये मिलेगा एन ए बी, यस, इन कंटिन्यूएशन क्या लिखना चाहिए? साइन थीटा। अब मैं आपका फोकस बस इस बात पे कराना चाह रहा हूं कि इस ईएमएफ को देखो और इस फंक्शन को देखो, बाकी एनएबी तो कांस्टेंट है बेटा, छोड़ दो, चलो एनएबी की तरफ ध्यान मत दो, कांस्टेंट है, लेकिन जस्ट उस ईएमएफ को देखो और उस फंक्शन को देखो। अब जैसे जैसे वो थीटा चेंज होता जाएगा, मान लेते हैं ये थीटा 90 हो गया, तो ई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। मान लेते हैं ये थीटा 180 हो गया, घूमते 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 जो ना थीटा 180 हो गया, तो अब बताइए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोले माइनस। अरे बेटा साइन 180 कितना होगा? साइन 180 कितना होता है? एट दिस स्टेज तो आना चाहिए भाई,
साइन 91, साइन 180 कितना? -1 0 होता है। कमाल कर रहे हो यार आप एग्जाम देने वाले हो अभी कुछ दिनों में। -1 अरे कॉस Zero. 180 -1 होगा, साइन 180 पूछ रहा हूं मैं आपको। कमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो मतलब? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 180 0 हो जाएगा। अगर साइन 180 0 हो गया तो ईएमएफ भी 0 हो गया। जस्ट गो टू द सिचुएशन ऑफ साइन 270। साइन 270 कितना है? -1 है। साइन 270 अगर -1 है तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जैसे वैल्यूज ये साइन का फंक्शन लेता जाएगा वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये ईएमएफ भी लेता जाएगा। टू सम एक्सटेंट 0 हो जाएगा, टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएगा, टू सम एक्सटेंट नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, टू सम एक्सटेंट फिर एक बार 0 हो जाएगा। तो जैसे साइन फंक्शन अल्टरनेट करेगा अपनी वैल्यूज को, एग्जैक्टली उसी वे में ये ईएमएफ भी अल्टरनेट करेगा अपनी वैल्यूज को। दैट इज व्हाई इसे हम कहते हैं एसी सर्किट, या इसे हम कहते हैं एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, इस तरीके के ऑर्डर्स में। ओके, गेटिंग द पॉइंट? काफी सिंपल चीज पर मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। यस Yes, sir. अब फाइनली जो इस चैप्टर की हमारे एचएससी के हिसाब से अगर मैं शुरुआत करूं ना, तो फाइनली इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर है, एसी सोर्स का जनरेटर है। जनरेटर का मतलब वही होगा, कॉइल वाइल घूम रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर। तो हमें एट द एंड एक इक्वेशन मिलती है, ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जो कुछ इसी तरीके के मैथमेटिकल इवैल्यूएशन के बाद हमें मिलती है। ओके, शुरुआत यहां से हो रही है हमारे चैप्टर की। अब इसमें ओमेगा जो है ना, वो कॉइल को घुमाने की फ्रीक्वेंसी है, कि आपने कॉइल को कितनी तेजी से घुमाया। क्योंकि आप जितनी तेजी से कॉइल का एंगल पोजीशन चेंज करोगे, आप उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज हो और उतना रैपिडली फ्लक्स चेंज होने का चांस होगा, और जितना रैपिडली आप फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ आपको मिलेगा। सो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। उसके लिए ये छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी। ओके, तो एसी सोर्स की जो ईएमएफ की वैल्यू है वो ऐसे डिफाइन होती है। इस वैल्यू को कभी कभी कहा जाता है इंस्टंटेनियस वैल्यू, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर टी पर जो भी साइन का करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंगली साइन की एक वैल्यू डेवलप हो जाएगी, और उसी के हिसाब से ईएमएफ की वैल्यू डेवलप होगी। मेनी अ टाइम दिस इक्वेशन इज आल्सो रिटन एज E is equal to NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहां पर एक बात नोटिस करें कि इसमें हमने क्या किया, तो हमने E0 को एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर दिया था, दैट इज NAB ओमेगा। इसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि N जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल होंगे, A एरिया ऑफ द कॉइल होगा, B मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ओमेगा उस कॉइल को घुमाने की फ्रीक्वेंसी होगा। अब इसी चीज को अगर हम करंट के लिए लिखना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू राइट फॉर करंट, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, I इज इक्वल टू I0, साइन है तो मोस्ट ऑफ द केस में साइन ही आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस माइनस एक एक्स्ट्रा फेज करंट में डेवलप हो सकता है, मे बी लीडिंग का या मे बी लैगिंग का। ये चैप्टर के सीक्वेंस में हमें समझ आएगा कि कब लीड करता है कब लैग करता है, या कभी कभी कुछ भी नहीं आएगा, फाई का वैल्यू 0 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। क्योंकि मैं फिलहाल जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं इसलिए। तो I0 साइन ओमेगा टी जैसा का वैसा, कभी मे बी प्लस एक्स्ट्रा फेज या मे बी माइनस एक्स्ट्रा फेज आ सकता है लीडिंग या लैगिंग के हिसाब से। तो ये करंट की सिचुएशन हो गई। इसमें अगर हम जरूरत पड़ती है तो करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, यानी कि ये हो गया NAB ओमेगा डिवाइडेड बाय R। अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन राइट इट। ओके, इफ यू रियली वांट टू हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि जो ये एसी सोर्स हमें मिल रहा है, एसी जो ईएमएफ हमें मिल रहा है या एसी करंट जो हमें मिल रहा है, अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। बिल्कुल एक साइन वेव आप कह सकते हो, एक साइन वेव का रिप्रेजेंटेशन है। जब एंगल 0 था
तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी 0 है। 90 पर पहुंचे आप ये कह सकते हो कि ये 90 की लोकेशन है, π/2, तो पीक वैल्यू आ गई। जब आप 180 पर पहुंचे, यानी कि आप कह सकते हो पाई, तो फिर एक बार 0 हो गया। जब आप 270 पर पहुंचते हैं तो ये माइनस की पीक वैल्यू आएगी, और जब आप वापस से 2 पाई यानी कि 360 पर पहुंचते हैं तो यू मे गेट अगेन द 0 वैल्यू। तो बताने की बात ये है कि जो ईएमएफ हमें इस तरीके के प्रोसेस से मिलेगा फ्लक्स के चेंज करने की वजह से, वो कभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखेगा। अगेन मैं इस बात को समझाने के लिए आपको ये कह रहा हूं, चूंकि फ्लक्स के चेंजेस की वजह से हमें ये ईएमएफ मिला है, इसलिए ईएमएफ में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, ईएमएफ में भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज फ्लक्स का चेंज ईएमएफ को कॉज करता है। तो जिस ऑर्डर में, जिस हिसाब से फ्लक्स में चेंजेस आ रहे होंगे, उसी के रिलेशन में ईएमएफ में भी चेंजेस आएंगे। तो ये अल्टरनेट करेगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी 0, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, उसके साइकिल्स चलेंगे। इसकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी चेंजेस होने की। ओके, अब फिर हमारे मन में सवाल आएगा, सर ये एसी करंट तो है, हमारे ही घरों में आ रहा है, अभी मैक्सिमम हुआ, अभी मिनिमम हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमारा बल्ब तो कंटिन्यू जल रहा है। तो बच्चों ये 1 सेकंड में 50 टाइम्स होगा, 1 सेकंड में 50 बार। अब 1 सेकंड में 50 बार मतलब इतना फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि वी इवन कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, कि हाँ यार इसमें अल्टरनेशन हुआ है, कुछ इसमें कुछ स्विचिंग हुई है, हमें समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत अहम बात बता रहा हूं, ये समझ आ गई बात आपको? ये अगर यही बहुत स्लो होने लगे, लाइक 1 सेकंड में एक बार पॉजिटिव और डिम होके, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0 होके, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये इतना फास्ट हो रहा है, नियर अबाउट हम यहाँ इंडिया के हिसाब से बात करें, जो हमारे घरों में आता है ना एसी सोर्स, एसी पावर, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 50 टाइम्स होती है। तब 1 सेकंड में 50 बार मतलब हमें समझ ही नहीं आता। फिर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दूसरी एक अहम बात आपको मैं बताऊं, प्लग कभी आप लगाते हो अपने घरों के स्विच बोर्ड्स में, कभी भी आप पॉजिटिव नेगेटिव उसमें नहीं देखोगे। कभी देखा ऐसा आप प्लग लगाते वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगा रहे हो? यस, क्योंकि बेटा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि अभी अगर कोई टर्मिनल पॉजिटिव है तो अगले ही मोमेंट पर वो टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और उसके अगले ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो फिर एक बार पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफाइंड टर्मिनल नहीं है, सीधे सीधे हम प्लग लगा देते हैं, कभी ऐसे लगाओ, कभी ऐसे लगाओ, कैसे भी लगाओ। ये दो बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम रेगुलरली हम इन चीजों को घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में आपकी? Yes, sir. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन अल्टरनेटिंग करंट, लगातार चेंज होता रहता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक छोटी सी बात, मतलब हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, सिंबॉलिकली अगर हम इसे किसी सर्किट में बताना चाहते हैं एज अ सिंबल एसी सोर्स को, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ये ठीक है। इफ आई ड्रॉ हियर फॉर यू, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइक ऐसे एक सर्कल बना के ऐसा एक वेवी नेचर बना देते हैं, लाइक दिस। ये हो गया आपका एसी सोर्स। लेकिन आपको याद होगा कि अगर हम किसी गिवन सिचुएशन में रेगुलर पावर सोर्स बताते हैं, तो आपको याद होगा कि बाकायदा हम उसमें एक पॉजिटिव बताते हैं और एक नेगेटिव बताते हैं, है ना? अब तक जितने भी हमने काम किए, चाहे वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहे हों या करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में देख रहे हों, हमने मैक्सिमम लेवल पे ऐसे ही बनाया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां हम नहीं बनाते हैं, एसी सर्किट को हम ऐसा नहीं करते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसमें जस्ट एक वेवी शेप बताया जाएगा सर्कल के अंदर, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एसी सोर्स के बारे में बात चल रही है। बट माय पॉइंट, तो इसे एसी कहेंगे, एसी सोर्स, तो इसे कहेंगे डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट। बैटरीज या सेल्स का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ठीक है, बैटरी या सेल्स का जब हम यूज करते हैं तो हम वो डीसी सोर्स उसे कहते हैं। जनरल पावर सप्लाई जो हमारे घरों में आता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, किसी प्रोडक्शन लाइन पर, ये जो बाहर नेटवर्क बिछा हुआ है, इतने बड़े बड़े पोल्स पर वायर्स जो लगे हुए हैं, ये सारी की सारी क्या है? एसी हैं। ओके, तो डीसी एसी, फर्क समझ आया?
डीसी डायरेक्ट वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ऐसा कोई फ्लक्चुएशन उसमें नहीं होगा। 1 वोल्ट मतलब हमेशा 1 वोल्ट रहेगा, 1 एम्पियर मतलब हमेशा 1 एम्पियर रहेगा। यहाँ पे 1 वोल्ट मतलब पॉजिटिव 1 वोल्ट, 0, नेगेटिव 1 वोल्ट, पॉजिटिव 1 वोल्ट, नेगेटिव 1 वोल्ट वेरिएशन है। कट माय पॉइंट? यस Yes, sir. अब इस लेक्चर का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम एसी डीसी में थोड़ा सा फर्क कर पाए। डीसी तो वैसे हमें समझ आता ही है, एसी के बारे में हम कुछ बेसिक्स को समझ पाए और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लें। ओके, और ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है ना आपको एकदम पक्की याद कर लेनी है। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं वो है पीक वैल्यू, द फर्स्ट ऑफ देम, पीक वैल्यू। और इन डेफिनेशंस को बनाने का रीजन है, रीजन क्या है? क्योंकि करंट या ईएमएफ अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, तो हमें उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आता है ना उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो आप सोचो बेटा कि जब हम एसी ईएमएफ को लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ थिंक ऑन इट कि इस साइन फंक्शन का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? जल्दी से बताएं। 90। अरे बेटा 90 तो एंगल हो गया, मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा हूं। आप लोग क्या हो गया आज आप लोगों को? साइन फंक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1. 1 है, सिंपल 1, प्लस पॉजिटिव 1। 1 या नेगेटिव 1, +1 या -1। तो अगर मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं ना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब आएगी? जब किसी टाइम पर किसी फ्रीक्वेंसी के लिए ये साइन फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आने के लिए कितना हो जाएगा? 1. 1। अब इमेजिन करिए कि साइन का वैल्यू 1 हो गया। सोचिए साइन का वैल्यू 1 हो गया, तो फिर हमारी ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकली? E0, करेक्ट है? बिकॉज साइन का तो 1 हो गया, इसको तो हमें 1 रीड करना है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। हम उसे जब रीड करेंगे तो इसका वैल्यू हम क्लेम करेंगे कि बेटा ये 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सकती है ना, और वो कितनी मिल रही है हमें? यस, बोलें जल्दी से। E0. E0, तो ये जो पीक वैल्यू है इसे E0 कहा जाएगा। और अगर हम इसे लिटरली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई कितनी पीक वैल्यू है, तो आंसर है NAB ओमेगा। देख लें, यही बताया मैंने आपको, ऐसा नो, ये देख लिए NAB ओमेगा। अब पीक वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? आंसर सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। वो फ्लक्स चेंज करते वक्त जो कॉइल हम घुमा रहे थे उसमें कितने टर्न्स थे? वो फ्लक्स चेंज करते वक्त जो कॉइल हम घुमा रहे थे उसका एरिया कितना था? वो फ्लक्स चेंज करते वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस में जो कॉइल हम घुमा रहे थे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था? और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस में फ्लक्स चेंज करते वक्त जो कॉइल हम घुमा रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना था? तुम उसको कितना तेजी से घुमा रहे थे? तो वो जो कोई मैकेनिकल वर्क जब हमने परफॉर्म किया था कॉइल को घुमाने के लिए, वो एलिमेंट तय करेगा कि हमें ईएमएफ का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? अरे भाई जल्दी बताएं। Yes, sir. ओके। सिमिलरली अगर कोई उससे ये पूछता है कि भाई करंट का पीक वैल्यू बताओ, करंट का पीक वैल्यू, तो बेटा करंट वाली इक्वेशन पे अगर मैं जाता हूं ना, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो फाई को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, सॉरी फाई का कोई फेज डिफरेंस नहीं आया। तो पीक वैल्यू डिटरमाइन करने का तो यही तरीका होगा ना कि मैं किसी तरीके से I0 फाइंड आउट कर लूं। क्या कहते हो? यस और नो? हाँ सर। हाँ बेटा, छोटी सी बात समझो, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट का डेफिनेशन क्या है बताओ? करंट इज V इक्वल टू equals to I by R.
I इज इक्वल टू V बाई by R. V by R. V का मतलब यहाँ E हुआ, EMF, वोल्टेज, पोटेंशियल। तो E क्यों लिखें? E0 लिखें और जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा R लिखें। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग हमें करनी है, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाएंगे, यही इस चैप्टर की खासियत है। तो अगर हम यहां फिलहाल इसकी पीक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं NAB ओमेगा डिवाइडेड बाई R, जरूरत पड़ने पर। व्हाट द पॉइंट? यस, Yes, sir. now coming to the next part, next important definition, average value in one full cycle। फुल साइकिल, पूरी साइकिल। फुल साइकिल का मतलब बेटा यहां से शुरू करें, एक पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करें, यानी कि पूरा 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री। अगर मुझे वाकई इसका एवरेज निकालना है तो मुझे साइन फंक्शन का एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन वेव है। और मैथमेटिकली जब मैं साइन फंक्शन का एवरेज निकालता हूं फुल साइकिल का, तो उसका आंसर आता है 0 0। नो वरी, कोई टेंशन नहीं है। मतलब एसी सर्किट के अंदर फुल साइकिल का एवरेज निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? कम ऑन, 0. 0। तो बिल्कुल फंडामेंटल बात है, याद रख पाएंगे? यस। Yes, sir. तीसरी बात, व्हाट अबाउट हाफ साइकिल? ठीक है, फुल साइकिल का एवरेज 0 है, तो हाफ साइकिल का कुछ होगा, हाफ साइकिल का एवरेज निकाल लें। अब हाफ साइकिल का एवरेज निकालना बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका है। मैं जो नोट्स वाला पैटर्न है या फॉर्मेट है डायरेक्टली यहाँ पे पुट अप कर देता हूं, अलग से राइटिंग नहीं करता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि हमको साइन फंक्शन का एवरेज निकालना है, और साइन फंक्शन का एवरेज आप गौर करें इस बार 0 से लेके 2 पाई तक नहीं करना है, सिर्फ पाई तक करना है। तो ये साइन फंक्शन का एवरेज का फॉर्मूला हो गया, लेकिन कहां से 0 से लेके लिमिट कहां तक लगा रहे हैं? पाई तक। अब आप बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? थीटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट प्रॉपर्ली पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.637। मतलब हाफ साइकिल का एवरेज कितना हो गया? 0.637. So if we really want to write average value in half cycle, तो हमारा आंसर ये आएगा। मैं ये सारे क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, याद रखिए। हमारा आंसर ये आएगा 2 by pi of E0, 2 by pi of E0, या 2 by pi को फ्रैक्शनली सॉल्व कर लेते हैं तो 0.637 if you further want to write E0। Getting the point? कितने डेफिनेशन हो गए जरा बताइए एक एक करके, क्या क्या हुए? Peak value. पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पूरे के पूरे फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है। रोटेशन करते वक्त कितने टर्न्स थे, कितनी स्पीड से तुमने घुमाया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, और एरिया कितना था कॉइल का, ये सारी बातें पीक वैल्यू फिजिकल पैरामीटर्स पर डिफाइन हो गई। फुल साइकिल एवरेज कितना है? 0. 0। हाफ साइकिल एवरेज कितना है? Yes, 0.63 of peak value, 0.63 of peak value, याद रख पाएंगे इसको? जितनी भी पीक वैल्यू है उसका 0.63। हाफ साइकिल एवरेज 2 by pi E0, या हम कह सकते हैं 0.63 E0। परसेंटेज में बोलेंगे 63% ऑफ द पीक वैल्यू। करेक्ट है? Yes, sir. Okay. Now coming to a most important definition among all these categories, सबसे important definition पे आ रहा हूं, RMS वैल्यू। RMS का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये थोड़ा टेक्निकल बात है। देखो AC करंट या EMF की वैल्यूज को डिफाइन करते वक्त हमें एक नंबर देना पड़ता है हमेशा। अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हमारे घर में कितना करंट आ रहा है, कभी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल के देखें?
तो उसके ऊपर लिखा होता है 230 वोल्ट, 5 एम्पियर, 50 हर्ट्ज, 3 बातें बताती हैं। तो ये जो 230 वोल्ट बोला है ना इसने, ये क्या है? फुल साइकिल एवरेज तो नहीं होगा, क्योंकि फुल साइकिल एवरेज तो 0 होता है। हाफ साइकिल एवरेज भी नहीं होगा, अगर वो हाफ साइकिल एवरेज बताने लग जाए तो बाकी हाफ का, बाकी रिमेनिंग का क्या? या पीक भी नहीं होगा। तो हमें एक मीन वैल्यू बोलनी पड़ती है एसी की डेफिनेशन करते वक्त। लेकिन दिक्कत यह है कि हम वो मीन वैल्यू ऐसा डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसका एक छोटा सा टेक्निकल प्रोसेस है। ओके, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम आरएमएस कहते हैं। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कंपैरेटिवली बताएंगे, जैसे ध्यान से सुने बच्चों, जब भी किसी भी मटेरियल में से हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उस करंट में, सॉरी, उस मटेरियल में हीटिंग इफेक्ट होता है। 10th में भी पढ़े होंगे तुमने, जूल हीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? तो उस मटेरियल में हीटिंग इफेक्ट होता है। अब ध्यान से देखिए, मान लें कि हम मटेरियल का एक स्लैब ले लेते हैं, एक ब्लॉक, और इस मटेरियल में हम फ्लो कराते हैं एसी करंट, एसी ईएमएफ। तो ऑब्वियस बात है, इस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से क्या डेवलप होगा? हीट। करेक्ट है? गौर से सुन रहे हैं मेरी बात? मे भी Yes, आप एक sir. दो लाइन इसमें मिस कर गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एग्जैक्टली वैसा ही आइडेंटिकल मटेरियल ले लेते हैं हम लोग, सेम ब्लॉक, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, कुछ भी चेंजेस नहीं उसमें, लेकिन हम इसमें इस बार फ्लो कराएंगे डायरेक्ट करंट, बैटरी से, सेल से डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट वैल्यू। और ये करंट उस वक्त तक और उतनी मिकदार में, अमाउंट में फ्लो कराएंगे ताकि सो दैट एग्जैक्टली उतनी ही हीट हमें मिले जितनी यहां मिल रही है। ठीक है? एग्जैक्टली उतनी ही हीट हमें यहां पे मिले जितनी पहले केस में मिल रही है। अब गौर करना, यहां क्या फ्लो कराया हमने? अल्टरनेटिंग। हीटिंग इफेक्ट मिली। अल्टरनेट मतलब समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, हीट मिली। यहां क्या फ्लो कराया हमने? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब सेल या बैटरी से। डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट। अगर 5 एम्पियर कांस्टेंट फ्लो करा रहा हूं तो 5 एम्पियर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये करंट मैं कितनी देर तक और कितने अमाउंट में फ्लो कराऊंगा? उतनी देर और उतने अमाउंट के लिए मैं फ्लो कराऊंगा ताकि मुझे एग्जैक्टली, बोलो क्या? एग्जैक्टली डैश 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 डैश, बोलो क्या? सेम एज एसी का। सेम ऑफ एसी। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब, आप समझे ही नहीं। Heat same. हाँ, मैं यहां इस ब्लॉक में डायरेक्ट करंट उतनी ही देर तक और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक फ्लो कराऊंगा मैं ताकि मुझे एग्जैक्टली उतना हीट मिले जितना यहां मिल रहा है। ये दोनों हीट सेम मिले। अब आप बोलेंगे सर अगर सेम हीट मिले तो सेम करंट? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यहां करंट कैसे चल रहा है? +5 0 -5 +5 0 -5, तो कम ज्यादा होते हुए चल रहा है, तो हीट का इफेक्ट भी कम ज्यादा होगा। तो मुझे करंट थोड़ा सा ज्यादा फ्लो कराना पड़ेगा। ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तब जाकर के कुछ हीट मिलेगी मुझे। यहां करंट कैसा चल रहा है? कंटिन्यूअसली +5, मतलब मैं कंटिन्यूअसली हीट कर रहा हूं। तो क्या थोड़े से ही करंट से मैं उतना हीट डेवलप करा लूंगा जितना मैंने यहां कराया था? Yes, समझने की sir. कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में आपके ये? Yes, नहीं आया, sir. आई गेस नहीं आया। मान लीजिए कि आपने बर्तन में पानी रखा, उसके नीचे आप हीटर लगा रहे हो,
लेकिन उस हीटर को क्या कर रहे हो, बर्तन के नीचे ले रहे हो, फिर थोड़ा बाहर निकाल रहे हो, फिर थोड़ा बर्तन के नीचे ले रहे हो, फिर थोड़ा बाहर निकाल रहे हो, और फिर थोड़ा बर्तन के नीचे ले रहे हो, फिर थोड़ा बाहर निकाल रहे हो, और ऐसा करते करते आपने 1 घंटे तक उसको हीट किया, 1 घंटे तक हीट किया, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 जूल का हीट उसमें आ गया था। अगर उस हीटर को तुम लगातार उसके नीचे रखोगे, कंटिन्यूअसली बर्तन के नीचे रखोगे, 1 घंटे तक ही रखोगे, और 5 जूल हीट तुमको चाहिए, तो हीटर का लेवल थोड़ा कम करोगे ना, क्योंकि कांस्टेंट हीट दे रहे हो, कांस्टेंट हीट दे रहे हो। Yes, sir. आ रही बात समझ में? आपको मेंटेन क्या करना है दोनों में, क्या सेम मेंटेन करना है? Heat. करंट बोले तो तुम फिर 15 मिनट मेरे बेकार कर दिए तुमने। तुमको इन दोनों ब्लॉक्स में क्या सेम करना है? Heat. हीट सेम करना है। यहाँ अल्टरनेटिंग जा रहे, वेरिएबल जा रहे, और यहाँ कांस्टेंट जा रहे, बराबर। यहाँ वेरिएबल जा रहे और यहाँ कांस्टेंट जा रहे। Yes, sir. यहाँ वेरिएबल करंट के जरिए हीट डेवलप कर रहे हैं या कांस्टेंट करंट के जरिए हीट डेवलप कर रहे हैं। टाइम सेम दोनों का, टाइम में कोई दिक्कत नहीं, टाइम दोनों का सेम। लेकिन इधर जो करंट दे रहे ये कम ज्यादा करते हुए दे रहे, और इधर जो करंट दे रहे वो कॉन्स्टेंटली दे रहे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे 5 एम्पियर का करंट देना पड़ा, तो क्या यहाँ 5 एम्पियर दूंगा या 3 या 4 से भी काम चल जाएगा मेरा? 3 या 4 हाँ, उससे कम से भी थोड़ा कम से काम चल जाएगा, क्योंकि मैं कांस्टेंट दे रहा हूं। तो ये जो थोड़ी कम वैल्यू है, थोड़ी कम वैल्यू, जिसको यूज कर कर मैं उतनी ही हीट डेवलप कर पाता हूं जितना एसी के किसी वैल्यू के जरिए मुझे मिल सकती है। तो ये जो थोड़ी कम वैल्यू है ना करंट की या ईएमएफ की, उसी को क्या कहा जाएगा? आरएमएस। उसी को आरएमएस कहा जाएगा। आर यू गेटिंग? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन अब दिमाग लगाएं तो आ जाएगा समझ में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम इसका लंबा चौड़ा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, अब हमारे सिलेबस में है नहीं वो, फिर भी मैं आपके सामने उसका एक पार्ट ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन रख देता हूं। लेकिन अगर हम इसका लंबा चौड़ा इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। थोड़ी कम, कितनी कम? 1/√2, इतनी कम। समझा नहीं समझा? और अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 0.707 E0, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसी बात को अगर करंट के प्रोस्पेक्टिव से लिखा जाए तो करंट के लिए आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू, जो भी करंट का पीक वैल्यू होगा I0 डिवाइडेड बाय √2। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो ये आंसर आ जाएगा 0.707 I0। आर यू गेटिंग इट? अब इसका हल्का सा एक मैथमेटिकल इवैल्यूएशन आपके सामने रखूं तो कुछ इस तरीके से एवरेज वेवरेज निकाल के किया जाता है। जूल्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस टू डिस्कस इन डिटेल, बट एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो इसको। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। H हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू I² RT, इस तरीके का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो I² का हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहाँ पर, और फाइनली एक एक्सपेक्टेड आंसर निकालते हैं। सो दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड टू डिस्कस इन डिटेल। हाँ, ये जरूर है लेकिन आपको के आरएमएस का पूरा परफेक्ट डेफिनेशन याद होना चाहिए। इन शॉर्ट उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये ऐसे, गेटिंग इट? यस सर। कुछ क्वेश्चंस आंसर करें जरा। इन दोनों ब्लॉक्स में क्या सेम करना है? Heat. हीट। एक में क्या फ्लो करा रहे हैं? AC current. एसी। और एक में डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट करंट। ये डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट कितनी देर तक फ्लो कराएंगे? उतनी ही देर तक जितनी देर एसी फ्लो कराया था। टाइम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे।
लेस देन एसी। हाँ, अमाउंट, लेकिन इस करंट का मैग्नीट्यूड हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना। अब कम क्यों करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचो ना। डीसी कांस्टेंट है इसलिए। हाँ, डीसी कांस्टेंट है। अब कंटिन्यूअस करंट भेजोगे तो हीट ज्यादा होगा, लेकिन हमको हीट ज्यादा नहीं करना है, तो हम करंट थोड़ा कम कर देंगे। तो ये जो कम वैल्यू ऑफ करंट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो हमें उतना ही हीटिंग इफेक्ट दे सकता है जो एसी का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकता है, तो इस कम वैल्यू को हम नाम देते हैं आरएमएस। ये कम 0.7, तो ये तकरीबन 70% होती है पीक का। ये 70% हो गई पीक की। अब मैंने तुमको 4 डेफिनेशंस बताई। पहली एवरेज, सॉरी, पहली पीक वैल्यू। फॉर्मूला बता सकते हैं बेटा पीक वैल्यू का क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट सिर्फ, वो तो इंस्टेंटेनियस हो गई ना। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये तो इंस्टेंटेनियस है। ये जो वैल्यू ना इंस्टेंटेनियस है, टाइम चेंज वैल्यू चेंज, इसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। मुझे पीक वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब ई नॉट। ई नॉट बाय डेफिनेशन कितनी, फॉर्मूले के हिसाब से? कम ऑन, गो अहेड। एन ए पी ओमेगा। NAB ओमेगा, मतलब ये पूरा फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। कॉइल में टर्न्स कितने, कितनी स्पीड से घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड कितना, एरिया कितना, तो वो पूरा फिजिकल पैरामीटर कॉइल घुमाते वक्त। फुल साइकिल एवरेज कितना? 0। हाफ साइकिल एवरेज कितना? कम ऑन, हाफ साइकिल एवरेज? 2 ई नॉट बाय पाई। हाँ, 2 ई नॉट बाय पाई, बिल्कुल सही। 2 बाय पाई 0.63। आरएमएस वैल्यू कितनी? ई नॉट बाय रूट 2। ई नॉट बाय रूट 2, वेरी गुड। ई नॉट बाय रूट 2, या कह सकते हो 0.707 रूट 2, 0.707 E0। सेम करंट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। यस, आओ इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। NAC supply E is equal to this much volt connected across a resistance of 30 ohm. Calculate peak value, RMS value. देखो कितना आसान, जल्दी से देख के बताओ पीक वैल्यू क्या है, जल्दी से। ये इक्वेशन है तुम्हारे सामने, कितना आसान है बेटा, फौरन बोल पाए। 300 साइन 314.2 टी। वोल्ट खत्म। साइन कहां जा रहे हो, पीक वैल्यू। अरे बेटा पीक वैल्यू Yes, sir. E is equal to E0 साइन ओमेगा टी। E0 पीक होता है। बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। तो यहां देखो, कंपेयर करो, जिसने जिसकी जगह ली वो उसकी वैल्यू बनेगा। आरएमएस वैल्यू बताओ, बोलो। सही लिख रहे हैं? E0 का वैल्यू तो अभी अभी निकाला ना हमने, 300। अब आरएमएस वैल्यू बताओ। जल्दी से। $212.1. यस, वेरी सिंपल, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है। ये क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, काम खत्म। अराउंड 212। अरे क्लियर है नहीं है? यस और नो? यस सर। An alternating EMF is given by this. Frequency 50 Hz है। Then at time t is equal to this much, instantaneous value कितना होगा? बेटा सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं। 2 पाई n, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 50, यानी कि ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाई। टाइम क्वेश्चन में दिया गया 1/600 सेकेंड। अब आओ इक्वेशन का यूज करते हैं। मैं बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। 10 cos ओमेगा टी, 10 cos ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 100 पाई, टी की जगह क्या आ जाएगा,
1/600, ये 0 0 कट गया, E is equal to 10 cos pi/6. cos pi/6 कितना होता है, बोल पाओगे? √3/2. √3/2. 2 और 10 कटा, आंसर क्या आया? खत्म? अरे हाँ या ना? Yes, sir. देख लो कितना आसान है। एक और इसी तरीके का एकदम ही सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एकदम आसान। ठीक है, मैं नोट्स में से क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं, नंबर भी आप देख सकते हैं। In an AC circuit, the current is given by this much. Initial value of the current. Initial का क्या मतलब है भाई? Initial का मतलब क्या होता है? Initial मतलब शुरुआत, स्टार्ट। तो इनिशियल का मतलब क्या? टाइम की वैल्यू को 0 पुटअप करना है। यस, 6 sin 200 पाई इंटू 0, 0 इनिशियल t 0 प्लस, आगे बढ़ो, प्लस pi/6। तो सिंपल है, 6 sin pi/6, बिकॉज ये फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा 0 हो गया। sin pi/6 कितना होता है? Half. हाफ, 3 एम्पियर। डन, फिनिश। समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, एक और बिल्कुल बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, देखें आप लोगों को कितना दिमाग चलता है इसमें। बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम्स, कोई खास बात नहीं है। इसकी डिटेलिंग कल से होगी, अगले लेक्चर से इसकी बड़ी डिटेलिंग होगी। The time taken by AC of the frequency 50 Hz to reach from 0 to positive maximum. तो फ्रीक्वेंसी जो है ये 50 हर्ट्ज है, तो बताओ टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? T/2. अरे बेटा 1/n, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया 1/50। बच्चों अगर मैं इसकी वेव बनाता हूं, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोले ना, तो ये वेव तो ऐसी बनने वाली है। टी टाइम में यहां से हम लोग शुरू करते हैं, फिर यहां तक पहुंचते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक जाने के लिए जो भी टाइम लगा ना वो टी लगा। लेकिन हमको ये क्या पूछ रहा है? 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाना, मतलब हमें 0 से शुरू करना है और यहां तक जाना है। तो सोच के देखिए कितना टाइम लगेगा। चलो टी टाइम लगा मैंने बोला मान लो, तो बताओ टी कितना होना चाहिए? Pi/2. गलत जवाब। कहां जा रहे हो? pi/2 एंगल बता रहे हो यार तुम। Capital T/4. वेरी गुड, शाबाश। t/4, t/4, क्योंकि ये पूरा करोगे तो कैपिटल टी लगेगा, आधा 0 to 0 करोगे तो t/2 लगेगा। अब 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम मतलब आधे का भी आधा, मतलब t/4। अब t कितना निकाला था तुमने? ये इतना 1/50. तो ये हो गया 1/50 डिवाइडेड बाई 4 विच मीन्स 1/200 सेकेंड। ये हो गया आंसर। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? यस, Yes, sir. तो जरा पढ़ लो, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सोच समझ के बताना, मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरी हेल्प की जरूरत। T/4. वेरी गुड, ऑप्शन ए आ जाए, T/4. हाँ. बिल्कुल सही जवाब है। बिकॉज हमें कहां से जाना है? 0 से मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम। इनफैक्ट मैक्सिमम से वापस 0 भी t/4, 0 से वापस नेगेटिव मैक्सिमम कह सकते हो तुम इसको, इसके लिए भी t/4, और फिर नेगेटिव मैक्सिमम से वापस 0 के लिए भी t/4। 0 से पूरा 0 जाएंगे तो बताओ कितना? T/2. t/2।
दैट सिंपल। अच्छा अब लाइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिया इसने कितने, 10। एरिया भी दे रखा है 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 0.25 टेस्ला। मैक्सिमम ईएमएफ यानी कि ई नॉट 25 मिली वोल्ट, मिली 10 टू द पावर -3 वोल्ट। तो ये पूछ रहा है ओमेगा निकालें। अब आप ही बताओ बेटा, E0 का क्या फॉर्मूला बनता है? E equals to E naught sin फिर गलत बोल रहे and हो। B sin theta. NAB. E is equal to E naught sin ओमेगा t, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जब हम पीक वैल्यू की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स आएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आएगी NAB ओमेगा, BAN omega. जो भी है तुमने जैसे रटा, ठीक है। NAB ओमेगा, दैट सिंपल। अब इसमें देखो सारी तो बातें पता है हमको, E0 पता है, N गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, ओमेगा निकाल लो, बता दो आंसर क्या आएगा, क्विकली बताओ। एक आध दूसरा और कोई क्वेश्चन हो तब तक देख लेता हूं मैं। Option B. Option B. यस, सभी का आ रहा है वही, ऑल ऑफ यू गेटिंग द सेम? यस, सभी का यही आ रहा है। हाँ आ जाएगा, 25 कटेगा पूरा, ठीक है। चलिए 1 रेडियन पर सेकेंड। एक और देखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल जिसे कहेंगे, वेक्टर इवैल्यूएशन करना है। आरएमएस वैल्यू निकालना है, लेकिन ईएमएफ ऐसा है, सोच समझ के काम करना है। अब इस ईएमएफ में तो दो वैल्यूज आ गए, इधर 8 साइन ओमेगा और इधर 6 साइन ओमेगा। तो इसका मतलब क्या 8 साइन ओमेगा और 6 साइन ओमेगा का वेक्टर एडिशन हो जाएगा? सोचें, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस को प्लस करके लिखा है। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां जहां हमने इस तरीके की वेव इक्वेशंस का एडिशन किया है, तो क्या हम ऐसे 8 + 6 करते हैं या वेक्टर एडिशन करते हैं? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करते हैं। मतलब सोच समझ के बताइए कि E0 क्या आएगा। √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस गलत है बेटा, 2 इंटू 8 square 8 into 6 ध्यान से into देखा cos जाए theta. cos 0, क्योंकि दोनों साइन साइन फंक्शन है, इसलिए cos 0 कोई फेज में फर्क नहीं दिख रहा। अगर यहाँ एक साइन और एक cos होता तो यहाँ 90 आता। भूल रहे हैं आप लोग, सब पढ़ा तो चुके हैं आप। अच्छा cos 0 कितना होगा? 1 है कि नहीं? काम जो है कायदे से करो। cos 0 कितना हो जाएगा? 1, 64, 36, बोले आगे। ये cos 0 पूरा 1 कर दें, 16 into 6, move ahead, 96. 96, 196, क्या कहते हो? 196 का मतलब कितना, रूट से बाहर? 14 वोल्ट। तो ये 14 वोल्ट जो हमको मिला, ये क्या मिला? क्लियर आंसर करें बेटा। पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मिली, शाबाश। और हमको पूछी क्या है इसने? आरएमएस वैल्यू। केयरफुली आंसर करें, आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? 0.707 जो भी पीक वैल्यू है उसे √2 से डिवाइड कर दें या 0.707 से मल्टीप्लाई कर दें, एज यू विश। तो फिलहाल तो ये है 14/√2। थोड़ा दिमाग चलाएं, 7 into √2 into √2 डिवाइडेड बाई √2। 14 का मतलब तो यही होगा, करेक्ट है?
एक रूट टू Yes. दूसरे रूट टू से कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या मिला? 7√2 वोल्ट। ये रहा आपका ऑप्शन। ओके चलिए, तो आज मैंने आपको जो बताया ये सारा बेसिक्स है, और मैं बिल्कुल HSC एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ। इसको मैं ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ।